पेंशनर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें एक ऐसा हल चाहिए जिससे हम अपने आंदोलन को बड़ा कर सकें। मैं लगातार कह रहा हूं कि ये जो हम आंदोलन करेंगे, अभी जो मैं कह रहा हूं 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे, ये आंदोलन देश में मील का पत्थर होगा। और हम एक मेरे दिमाग में है आंदोलन, एक क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड बनाएंगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, मैं भारत में नहीं। अगर वो आंदोलन हम कर पाए तो बताऊंगा मैं, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि वो आंदोलन क्या है, क्योंकि मैं उसकी बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उतनी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए और उतनी समझ भी होनी चाहिए। जिस दिन फिर ये प्लान को मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा आपके साथ, मैं बताऊँगा कि ये प्लान क्या है, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं तभी करूँगा जब 1 लाख के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे। और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद आपसे भी पूछूंगा कि ये करना चाहिए हमें, और इसमें सब लोगों का सहयोग अनिवार्य होगा। और पार्टिसिपेशन भी बड़ा सिंपल होगा। कोई बुजुर्ग को कोई रेल नहीं रोकनी है, कोई आगजनी नहीं करनी है, कहीं धरना नहीं देना है बड़े लेवल पे, किसी संसद को नहीं घेरना है, कोई बैरिकेड नहीं फांदना है। फिर भी देश में आंदोलन हो जाए और पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर ले और सीनियर सिटीजन का आंदोलन हो जाए, क्योंकि संख्या इतनी है। जिसको पेंशन चाहिए वो इस आंदोलन में आएगा। और ये आंदोलन आप इस तरीके से होगा कि आप भी कहोगे कि कोई बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्ग ही दिशा दिखाते हैं, उनके पास अनुभव होता है ना। तो इस देश की राजनीति को, इस देश की व्यवस्था को अब बुजुर्ग लोग दिशा दिखाएंगे कि देखो ऐसे करो काम, तब न्याय मिलेगा। ये युवा भटक रहे हैं जिस तरीके से पुराना खेल खेल रहे हैं यहाँ पर, इससे शायद न्याय मिले ना, लेकिन जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो जरूर इस देश को एक नई दिशा मिलेगी। नमस्कार, मैं मनोज राजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। बहुत सारी बातें हो रही हैं देश में, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। पेंशनर्स के लिए भी आंदोलन करने की कोशिश हो रही है कि भाई पेंशनर्स के लिए क्या आंदोलन किया जाए। जंतर मंतर पर लगातार आप देख ही रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी अपना आंदोलन कर रही है। 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं प्रोटेस्ट के लिए। मोदी जी विदेश में हैं और मोदी जी विदेश से अब आ जाएंगे कल तक। और क्या फिर रीसफल होगा जैसा कि हमने बात की थी कैबिनेट में, या फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और कुछ नए लोग ऐड किए जाएंगे? ये तो 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। और नई भी हो सकता है। हम लोगों ने लगातार पिछले वीडियोज़ में मांग की थी कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रही है, क्यों ना मनसुख मांडविया का भी इस्तीफ़ा ले लिया जाए। लेकिन मैंने उस समय भी बोला था कि इस्तीफ़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस्तीफ़ा लेना बस सिंबॉलिक हो सकता है कि आपने इस्तीफ़ा ले लिया तो एक तरीके से लीपापोती हो गई। लेकिन इस्तीफ़े से ज़्यादा क्या व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है? क्या लोगों के माइंड सेट में जो सरकारी नौकरी के लिए जिस तरह की क्रेज है, सरकारी नौकरी मिलना यानी कि समझ लो पूरी लाइफ बन जाना, और अगर सरकारी नौकरी मिलना यानी कि आप सरकार के दामाद बन जाओ, और सरकारी नौकरी मिलना यानी कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिले, हर तरीके से भी, नंबर 1 में भी और नंबर 2 में भी, क्या उसके लिए देश में आंदोलन होगा? हमने सुना था कि उच्च खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, आज उस नौकरी के लिए देश में आंदोलन हो रहा है। ये सब चीज़ें बातें हैं। और क्या NTA की बात हो रही है? यहाँ मैंने देखा एक बोर्ड लिखा हुआ था कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण करो, शिक्षा NTA को डिसमेंटल करो और फिर से पेपर बनाने के लिए लोकल स्तर पर शुरू करो। तो ये सब चीज़ें, इन सब विषयों पर बात करूँगा। और ये भी बात करूँगा कि अब पेंशनर्स हमें क्या आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन तो हमें भी करना पड़ेगा। और आंदोलन ऐसा होना चाहिए जिससे हम सफलता को प्राप्त करें। और आंदोलन सरकारों को डराने के लिए नहीं, आंदोलन जनमत बनाने के लिए होना चाहिए मेरी समझ से। क्योंकि जनमत जिसके पास है वही राजा है देश के अंदर, जिसके पास जनता है वो राजा है। तो हम किसी को डराएं क्यों? डरा के अपना काम क्यों करें? हम क्यों ना सही राजा चुनें, और राजा कह लो या नेता कह लो या लीडर कह लो, वो चुने। तो ये बात बहुत तर्क संगत लगती है। और क्योंकि देश में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि आप अपना नेता चुन सकते हो, तो डर किसका? 5 साल के लिए तो बनता है कोई, अगर नीतियां गलत होंगी तो बदल दिया जाएगा। फिर इस तरह की कि नेपाल बना देंगे, ये बातें कहाँ से उठती हैं? इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं।
हमारे साथ एस के पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत सारी बातें करते हैं देश के बारे में और कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो मैं पांडे जी से पूछना चाहूँगा, पांडे जी, नई शिक्षा नीति पर आपका क्या विचार है? मेरे हिसाब से नई शिक्षा नीति जो भी बनी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षा की दुनिया में क्रांति लाना सरकार का सोच जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में अभी तक कुछ नतीजा निकलता मुझे नहीं दिख रहा है। पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। हाँ, अमली जामा पहनाने के मामले में बिल्कुल फेल्योर नजर आ रहा है। कभी कोर्ट रोक लगा देता है, कभी कोई रोक लगा देता है। नहीं, उसको जमीन पर उतारने की जो व्यवस्था है ना, हाँ। वो व्यवस्था मुझे बिल्कुल पंचर दिख रही है सरकार की। पॉलिसी से तो मैं सहमत हूँ कि शिक्षा में क्रांति लाना चाहिए, जरूरी है, समय की मांग है ये। चाहे वो 3 भाषा वाला रूल बिल्कुल, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, हिंदी भाषा का भी मैं समर्थन करता हूँ कि हिंदुस्तान में संपर्क की भाषा केवल हिंदी हो सकती है, दूसरी कोई नहीं। चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, ये लोग ही तय करेंगे ना। हाँ। संपर्क की भाषा, लेकिन ये है कि मेजोरिटी में एक भाषा हो जाए। बिल्कुल, संपर्क की भाषा, हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं क्या हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन आ जाए तो अच्छा ही है। अच्छा, जैसे अंग्रेजी किसी के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। हाँ, आती है तो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है वो, क्वालिफिकेशन, तो हिंदी भी को भी एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की तरह देखा जाए, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए पांडे जी तो नई शिक्षा नीति पर बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, ये देश की जो मूल भावना है वो विकेंद्रित है, विकेंद्रित होकर केंद्रित है। मतलब हम विकेंद्रित होकर ही केंद्रित हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो विभिन्नता है हमारी, उसमें हमारी एकता है, उससे एकता आती है। हमारा विभिन्न होना हमें एक बनाता है, हमें अलग नहीं बनाता। डाइवर्सिटी हमें जोड़ती है, ना कि हमें तोड़ती है। लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो यही डाइवर्सिटी आपके लिए ऐसी चीज़ पॉलिटिकल नेता ऐसा यूज़ करते हैं कि डाइवर्सिटी हमारे लिए एक तरह की लाइबिलिटी बन गई है। हमारी विभिन्नता होना विवाद का कारण हो जाती है और विवाद किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में लोग कह रहे हैं कि एनटीए को डिसमेंटल करो, यहाँ पे मांग हो रही जंतर मंतर पर, और एनटीए को डिसमेंटल करके फिर से पेपर सेट करेंगे, राज्य पेपर सेट करेंगे। अब होता क्या है राज्य के पेपर सेट करने में, देखिए, जब विकेंद्रीकरण होता है तो फिर लोग अपना अपना आइडियोलॉजी और खासकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी घुसेड़ते हैं शिक्षा के अंदर। अगर वो विकेंद्रीकरण इसलिए करें कि उस कल्चर सिखाएंगे, उस राज्य की क्वालिटी सिखाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर विकेंद्रीकरण इसलिए हो रहा है कि वो देश से घृणा करना सिखाएंगे, देश से अलगाव की बातें सिखाएंगे, या वो उनके हाथ में सत्ता चली जाएगी तो वो कहेंगे तुम्हारा राज्य तो अलग था, तुम तो हिंदुस्तान में थे ही नहीं, इस तरह की सिखाएंगे तो वो दिक्कत शिक्षा क्योंकि जोड़ती है। अगर वो टूल राजनेताओं के हाथ में चला जाएगा तो वो तोड़ भी सकता है। तो राज्यों को विकेंद्रीकरण होना अच्छी बात है, लेकिन विकेंद्रीकरण की ये प्रॉब्लम है कि फिर मनमाने ढंग से लोग यूज करने लग जाते हैं उस पावर को जो मिलती है शिक्षा की पावर। पेपर सेट करने के लिए क्वेश्चंस अलग तरीके से बनाए जाएंगे, क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाएंगे जो भारतीय संस्कृति पर ही प्रहार करने लग जाएंगे। अगर विकेंद्रीकरण हो जाती है और केंद्रीकृत हो जाती है तो प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जैसे केंद्रीकृत करके उसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि एक जगह बनाया है उसमें इतना वेटेज हो जाता है कि वो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे परीक्षाएं खत्म होनी चाहिए। इस देश में कोई भी परीक्षा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक परीक्षा से आप कैसे जज करोगे किसी आदमी को? एक परीक्षा से ना तो उसका भाव पता कर सकते हो, ना उसकी इंटेंशन पता कर सकते हो, ना उसकी सामाजिकता पता कर सकते हो। एक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन पूछ सकते हो, 100 पूछ सकते हो। 100 क्वेश्चन अगर वो आते होंगे उस समय एक्सीडेंटली आते होंगे तो वो तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आपकी परीक्षा में निकल के आ जाएगा। और लोगों को हज़ारों क्वेश्चन आते हो, लेकिन जो परीक्षा में आए हुए 100 क्वेश्चन ना आते हो तो वो परीक्षा आपको बुद्धू बताएगी, तो परीक्षा प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती। इसके लिए मैंने बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी लगातार परीक्षा होती रहनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़े, धीरे धीरे सीढ़ी की तरह चलना चाहिए। ये लिफ्ट बना दी है हमने, परीक्षा की रूपी लिफ्ट। इसमें से IAS निकाल देते हैं हम, एक आदमी सीधा टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है, वहां से शुरू करता है सिर्फ एक परीक्षा देके।
तो जब परीक्षा में इतना वेटेज होगा तो लोग तो पेपर लीक करेंगे ही। आप किसको रोक लोगे? आपको लगता है कि फोर्स लीक नहीं करेगी? हवाई जहाज से भेज दोगे तो वहाँ भी तो इंसान ही जा रहा है ना, उसकी क्या आपको लगता है कि वो फोर्स वाला बहुत शरीफ होता है, वो नहीं लीक कर सकता है? तो आदमी कोई भी करप्ट हो सकता है, प्रधानमंत्री से लेके चौकीदार तक, देश का आम आदमी भी करप्ट हो सकता है। चोरी तो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है और जितना बड़ा चोर उतना बड़ा वो सफाई से वर्दी पहने होगा। तो इसका एक ही सलूशन है कि परीक्षा को ही डिसमेंटल करो। आप स्टार्टिंग से करो, आप हवलदार से भर्ती करो, हवलदार को सब इंस्पेक्टर बनाओ, सब इंस्पेक्टर को लगातार उसका एवेल्युएशन करो, बहुत सारे पैरामीटर बनाओ कि इसकी पंचुअलिटी क्या है, उसने कितने केस सॉल्व किए, उसने अपनी दक्षता क्या दिखाई। 1 साल तक उसको पूरी तरह से एवेल्युएट करो, उसके बाद अगला पद दे दो उसे, और हर साल पद दो। आप पूरी जिंदगी में 2-3 बार प्रमोशन देते हो, क्यों देते हो 2-3 बार प्रमोशन? पूरी साल जांचो एक आदमी को, उसके काम का एक चार्ट बनाओ और फिर उसको आगे बढ़ाओ, तो सीधा हवलदार से कमिश्नर बनेगा ना। सीधा अगर फौज में भी अगर कोई नीचे स्तर पे आता है तो वो ऊपर तक सेनाध्यक्ष बनने की काबिलियत रख पाएगा। अगर आपको करना ही है तो अनुभव पर रखो। मैं बार बार कहता हूँ, ये परीक्षा को हटाओ और अनुभव को प्राथमिकता दो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, और नॉलेज जांचो उसको। अगर किसी को अफसर बनाना है आपको, तो उसको वो अफसर बनाने के लिए मिनिमम ये हो कि वो कम से कम नीचे से आया हो, सीधा टपका ना हो। जो टपका हुआ अफसर होता है उसको ग्राउंड की जानकारी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको ग्राउंड की भी जानकारी होनी चाहिए, उसको नीचे की भी जानकारी होनी चाहिए। हवाई जो अफसर बनाते हो ना, ये फिर मनमानी करते हैं देश के अंदर, और ये अलग क्लास बना लेते हैं। इन्हीं के बच्चे फिर अफसर बनते हैं, और फिर ये सेटिंग कर लेते हैं। इन्हीं के बच्चे यही लोग पेपर सेट करते हैं, यही लोग सब कुछ कराते हैं। इनका कंट्रोल हो जाता है, तो ये चाहते हैं कि हमारी एक क्लास बन जाए और उसमें हमारे लोग आए, तो वे ये अपनी जुगाड़ लगा लेते हैं। वो तरह तरह की कानूनों का उपयोग करके, जैसे आपने देखा कि एक IAS था, उसकी बेटी को IAS बनाने के लिए उसने उसका वो बना दिया था, विकलांग सर्टिफिकेट बना दिया था। तो ये लोग तरीका ढूंढ लेते हैं कैसे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को अगर नीचे से जाएगा ना, नीचे से जाएगा तो उसे ग्राउंड पता होगा। लेकिन आप लगातार परीक्षाएं करे जा रहे हो, फिर कहते हो पेपर लीक हो गया तो मोदी सरकार की गलती है। अरे भाई, पेपर लीक होने से कोई राहुल गांधी की सरकार आ जाए, अरविंद केजरीवाल की सरकार आ जाए, पेपर तो लीक होगा ही होगा। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि एक पेपर इतना कुछ दे देता है। एक पेपर अगर आपको पूरी जिंदगी बना दे तो क्यों नहीं हर आदमी चाहेगा कैसे जुगाड़ बन जाए। लेकिन अगर उसकी पूरी जिंदगी आप कंटिन्यूअस उसकी परीक्षा बना दोगे तो फिर ये समस्या ही नहीं रहेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब यहाँ क्या लड़ाई हो रही है? यहाँ लड़ाई सत्ता की ताकत खींचने की हो रही है। मोदी जी चाह रहे हैं कि मैं पेपर सेट करूं, यानी मेरे कंट्रोल में रहे, पूरे देश का पेपर NTA बनाए। और राज्य क्या चाह रहे हैं, जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे पास पावर रहे। तो उधर भी पावर खींचने की लड़ाई है। इसमें शिक्षा को कोई आमूलचूल परिवर्तन करना हो, इनकी कोई ऐसी मंशा है नहीं। इनकी मंशा ये है कि मेरे पास पावर आ जाए। अब लेफ्ट विंग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम पेपर सेट करें। कल तक JNU में पेपर सेट हो रहे थे, वहाँ के टीचर पेपर सेट कर रहे थे। कुछ राज्यों के जो अलग अलग राज्यों की सरकार है, उनके लोग करिकुलम बना रहे थे। या अब नई शिक्षा नीति आएगी तो बहुत कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा, इनका रोल कम हो जाएगा। तो ये लड़ाई कि भैया हम देश का नैरेटिव तय करेंगे, इसकी लड़ाई है। केंद्र सरकार चाहती है कि वो देश का नैरेटिव सेट करे, शिक्षा का नैरेटिव सेट करे, और ये लेफ्ट जो लॉबी है ये चाहती है कि वो देश का नैरेटिव सेट करे। देश को नैरेटिव नहीं, देश को सच्चाई चाहिए। देश को राइट और लेफ्ट नहीं चाहिए, देश को सेंटर अप्रोच चाहिए, सेंट्रल अप्रोच चाहिए। और दिक्कत ये है कि क्यों ना दोनों मिलकर करें, और दोनों मिलकर जब करेंगे तो जो जैसे संविधान बना तो सब लोगों ने मिलकर बहस की और बीच में से जो निकला वो ले लिया। लेकिन यहाँ तो ये एक आदमी के हाथ में पावर है, वो अपनी जैसी पेल रहा है। पहले इन्होंने 50, 60, 70 सालों तक राज किया और जैसा इतिहास चाहा वैसा लिखा लेफ्टियों ने। अब राइट वाले आ गए हैं, वो बता देंगे कि आज से 2000 साल पहले हम हवाई जहाज उड़ाते थे। अरे भाई, तुम आध्यात्मिक अच्छे होगे, तुम स्पिरिचुअल अच्छे होगे, तुम्हारी फिलॉसफी अच्छी होगी, लेकिन तुम हवाई जहाज उड़ाते थे 2000 साल पहले, कौन मानेगा? मजाक ही बनेगा पूरी दुनिया में। तो हमको आपको ये समझना होगा कि सेंट्रल अप्रोच क्या है और असल में व्यवस्था परिवर्तन क्या है। व्यवस्था परिवर्तन ये है कि ये परेशानियां खत्म हो जाएं जड़ से। व्यवस्था परिवर्तन ये नहीं है कि सत्ता बदल दो, इसकी सत्ता लाके उसकी सत्ता ला दो। पेंशनर्स में आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी मैं शिक्षा पे बात करता रहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें ही आंदोलन कराती हैं। सरकारें जब बदनाम हो जाती हैं तो कहती हैं भाई डेमोक्रेसी दिखानी है,
तो दिखाने के लिए कहते हैं भाई आंदोलन कराओ, कोई टच मत करो। कहीं तो पुलिस ऐसे लठ चला देती है 4 आदमी पर, 4000 आदमी पर, 4 लाख आदमी पर लठ चला देगी और भगा देगी, डिसमेंटल कर देगी एकदम। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ भी आदमी हो तो पूरी ताकत से बल प्रयोग करके उनको डिस्पर्स कर देगी। और कहीं 4 आदमी भी बैठे हों तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा, पता नहीं कितने हम लोकतांत्रिक हैं, जैसे कि जंतर मंतर पे हो रहा है, अभी 50-100 लोग भी बैठे हुए हैं। तो भाई सरकार बड़ी लोकतांत्रिक हो गई है, बड़ा कॉकरोच आंदोलन को बड़ा लिबरेट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारत में ऐसा नहीं है किसी की आवाज़ दबाई जाती हो। लेकिन इसी भारत के अंदर कहीं पे लठ चल रहे होंगे, कहीं पे कुछ हो रहा होगा, वहाँ आवाज़ ही नहीं जा रही होगी। तो ये अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि इस आंदोलन से अपनी सुविधा हो जाएगी कुछ, तो आंदोलन होने दो, अपनी सुविधा नहीं हो गई तो आंदोलन ख़त्म कर दो। इन सब के बीच में हमें अपना रास्ता निकालना है। देखिए, आंदोलन सरकारों को झुकाने के लिए नहीं होना चाहिए, मेरी समझ है। आप आंदोलन कर रहे हो कि मोदी को झुका लोगे, भाई जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो तो 70% से ज़्यादा है मोदी को, 30% के लगभग देश के लोगों ने वोट किया होगा मोदी को या बीजेपी को। तो वो लोग तो हमेशा ही जो सत्ता में बैठे हैं वो तो अल्पमत में, अगर देखा जाए कानूनी रूप से भी देखा जाए और वैसे भी देखा जाए तो वो अल्पमत में है। लेकिन क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि उनको राजा बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो बैठे हुए सत्ता में। 70% लोगों ने उनको वोट नहीं किया है, उन्होंने बटे हुए रूप में वोट किया हो। किसी ने कांग्रेस को, बीएसपी को, सपा को, बसपा को, शिवसेना को, आम आदमी पार्टी को, ऐसे वोट किया होगा, और कुछ ने नहीं किया होगा। इन सबको मिला लो तो कहीं ज़्यादा मोदी से ज़्यादा वोट होगा। तो देश का जो मत है वो मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना रहा, लेकिन प्रधानमंत्री को की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी बना दी है कि वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा, विरोध तो होगा ही होगा। और विरोध सत्ता के लिए कौन कर रहे हैं? जिन्होंने वोट नहीं किया। यहाँ पे जंतर मंतर पे 90% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया होगा, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भैया, जब तुमने जिस पार्टी को वोट नहीं किया उससे क्या उम्मीद कर रहे हो आप अपने आदमी को वोट करके जिता के प्रधानमंत्री बना लो। यही व्यवस्था कहती है कि आपको अगर ये प्रधानमंत्री पसंद नहीं है तो अपना बना लो। लेकिन दिक्कत ये है, विरोध में तो ये मोदी के सब एक हैं, लेकिन जब ये वोट देने जाएंगे तो कोई सपा को देगा, कोई बसपा को देगा, कोई आम आदमी पार्टी को देगा, कोई कांग्रेस को देगा। इसलिए फिर ये बटे हुए रहेंगे। तो इसका सलूशन तो वही है, कलेक्टिव लीडरशिप। में लगातार 26 जनवरी बिल की बात कहता हूँ, क्योंकि ये तो हमेशा मोदी ही आएगा ऐसे तो, क्योंकि ये बटे रहेंगे आपस में। सिर्फ विरोध में एक है, क्योंकि विरोध को हम लोग मान्यता नहीं देते। हमारे देश में विरोध में वोट नहीं पड़ता। हमारे देश में रेफरेंडम नहीं होता कि मोदी को हटाना है या मोदी को लाना है, ऐसा वोट नहीं पड़ता। हमारे देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, लोग अपनी अपनी पसंद के लोगों को वोट करते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि मोदी को हटाना है तो देश का 70% लोग वोट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने वोट किया ही नहीं है मोदी को, तो वो तो विरोध में कर ही देंगे। लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा तुम्हें क्या पसंद है। मोदी ना पसंद है ये बात नहीं है, तुम्हें पसंद क्या है। फिर वो अपनी अपनी पसंद देंगे, वो पसंद बटी हुई होगी, फिर मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा। पेंशनर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें एक ऐसा हल चाहिए जिससे हम अपने आंदोलन को बड़ा कर सकें। मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये जो हम आंदोलन करेंगे, अभी जो मैं कह रहा हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे, ये आंदोलन देश में मील का पत्थर होगा। और हम एक, मेरे दिमाग में है आंदोलन, एक क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्ड बनाएंगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, मैं भारत में नहीं। अगर वो आंदोलन हम कर पाए तो बताऊंगा मैं, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि वो आंदोलन क्या है। क्योंकि मैं उसकी बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उतनी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए और उतनी समझ भी होनी चाहिए। जिस दिन फिर ये प्लान को मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा आपके साथ, मैं बताऊँगा कि ये प्लान क्या है, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं तभी करूँगा जब 1 लाख के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे। और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद आपसे भी पूछूंगा कि ये करना चाहिए हमें, और इसमें सब लोगों का सहयोग अनिवार्य होगा। और पार्टिसिपेशन भी बड़ा सिंपल होगा। कोई बुजुर्ग को कोई रेल नहीं रोकनी है, कोई आगजनी नहीं करनी है, कहीं धरना नहीं देना है बड़े लेवल पे, किसी संसद को नहीं घेरना है, कोई बैरिकेड नहीं फांदना है। फिर भी देश में आंदोलन हो जाए और पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर ले और सीनियर सिटीजन का आंदोलन हो जाए, क्योंकि संख्या इतनी है। जिसको पेंशन चाहिए वो इस आंदोलन में आएगा। और ये आंदोलन आप इस तरीके से होगा कि आप भी कहोगे कि कोई बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्ग ही दिशा दिखाते हैं, उनके पास अनुभव होता है ना। तो इस देश की राजनीति को, इस देश की व्यवस्था को अब बुजुर्ग लोग दिशा दिखाएंगे कि देखो ऐसे करो काम, तब न्याय मिलेगा। ये युवा भटक रहे हैं जिस तरीके से, पुराना खेल खेल रहे हैं यहाँ पर, इससे शायद न्याय मिले ना। लेकिन जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो ज़रूर इस देश को एक नई दिशा मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि मील का पत्थर हो, याद करा जाए। लोग कहते हैं जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन,
लेकिन जब बुजुर्ग आंदोलन करें तो वो दिखाएं कि वो आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए था, वो आंदोलन माइंडसेट चेंज के लिए था, वो आंदोलन देश की चीज़ों को नुकसान करने के लिए नहीं था, देश की सत्ता को बदलने के लिए नहीं था, वो आंदोलन व्यवस्था को बदलने के लिए था। और फिर लोग प्रेरित होकर वैसा ही करें, आगे सब लोग अपनी बात कहने के लिए वही चीज़ करें। मैं ये चाहता हूँ और इसके लिए आप लोगों का सहयोग मिलेगा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि शायद मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, डिफरेंट आइडिया है, लेकिन उसको और बेहतर बनाने के लिए तो लोगों का दिमाग चाहिए ही चाहिए। एक बार मैं जब डिस्क्लोज कर दूंगा वो आइडिया, तो आप लोग भी उसको और बेहतर बनाइए और मिलकर एक ही बात कहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।